नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं, ओके। हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026। और यहाँ पे टुडे सेशन है सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपका 34 है, ठीक है ना। ऑब्वियसली प्रैक्टिस सेट 33 कंप्लीट हो चुके हैं। देन आज का जो सेशन है वो है 34 सेट यहाँ पे, ठीक है ना। जिस फ्रेंड्स ने 1 से 34 तक नहीं वॉच किए हैं फटाफट वॉच कीजिए, ओके। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7505890761, ठीक है। सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है ना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखो दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे अभिकथन सही है, फिर कारण सही है, या फिर दोनों गलत है, या फिर इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। अभिकथन है स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होता है। तो बताना यहाँ पर जो सीखना है, लर्निंग जिसे हम कहते हैं, लर्निंग जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर सीखने को बताया गया है एक उत्पाद है। क्या बताया गया है? सीखने को, सीखना एक उत्पाद है। सीखना क्या है? एक उत्पाद यहाँ पर बताया गया है। इसलिए अगर हम बात करें, सीखना एक उत्पाद नहीं है, सीखना एक उत्पाद नहीं है, सीखना एक क्या है? प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। एक उत्पाद थोड़ा ही ना है, थोड़ा कि चाय है, सीखना है थोड़ा कि दिख रहा है चाय है, और आप जैसे चाय को हम कह देते हैं एक उत्पाद है। चाय क्या है भैया? एक उत्पाद है। बिल्कुल, दूध क्या है? एक उत्पाद है। तो यहाँ पर जो सीखना है, हम कुछ भी सीख सकते हैं अपने जीवन में, सही गलत या फिर जो भी कुछ, ठीक है ना, सारी चीज़ें हम ऑब्वियसली अपने जीवन में, अपने संसार में सीखते हैं। तो बताइए उत्पाद कैसे हुआ? क्या सीखना एक चीज़ हुई? चीज़, ठीक है, नहीं, यह एक क्या है? प्रक्रिया है। या तो भाई कहीं भी किसी भी दौर पर कहीं भी हो सकती है, ओके। ये होता है सीखना, नहीं कि उत्पाद है, इसलिए गलत हो गया। अब कारण है कि सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक, कह रहे कि सीखना पक्के तौर पर कर्मिक, सीखना पक्के तौर पर कर्म से होता है, पदानुक्रमित होता है। तो बताइए क्या सभी बच्चे यहाँ पे, क्या हर बच्चा कर्म से ही सीखेगा? क्या उसका हमेशा सीखना कर्म से ही होगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखो कभी ऐसा होता है कि कर्मिक नहीं होता है, क्या होता है? गैर रेखिक होता है। क्या होता है? गैर रेखिक, गैर रेखिक तरीके से बच्चा सीखता है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर, ठीक है, मानो कि अब हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है ना। अब हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ये चीज़ क्लियर भी नहीं हो सकती कि हाँ हम हमेशा सीखेंगे ही। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन फिर भी हम नहीं सीख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सारी बातें रहती हैं। तो इसलिए भैया सीखना पक्के तौर पर क्रम से नहीं कि क्रम से है, सीखना है तो जो है हमेशा क्रम से चलेगा, नो। क्या होता है? गैर रेखिक होता है। आप कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है ना, अपने अनुसार। इसलिए दोनों ही कथन रॉन्ग हो गए। अब दोनों ही रॉन्ग है तो 4 ऑप्शन राइट होगा। ए और आर दोनों कथन रॉन्ग है, गलत है, ठीक है ना। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे स्क्रीन पर। और स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? देखो वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं, एक तरफ वाइगोत्स्की रहते हैं, एक तरफ जीन पियाजे रहते हैं, ठीक है ना। वाइगोत्स्की जो कि सामाजिक संस्कृति सिद्धांत यहाँ पर देते हैं, ये कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ में अंतःक्रिया करके, विचार विमर्श करके, संप्रेक्षण करके चीज़ें सीखता है, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? क्या भाषा विचार को आकार नहीं देती? क्या क्या विचार भाषा को आकार देते हैं? क्या भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है? स्वतंत्रता का मतलब होता है अलग है। क्या है? अलग है। क्या भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार ये क्या है? भाषा और विचार विकास की एक जटिल विनिमय प्रक्रियाएं है यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर है इतनी चीज़ें?
अभी देखो, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के बेसिस समझा रही हूँ। मानो कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है। अब देखो छोटा बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, कार से खेल रहा है, गाड़ी से खेल रहा है, ट्रक से खेल रहा है, गुड्डे से खेल रहा है, गुड़िया से खेल रहा है, खिलौने हैं उसके पास में, ठीक है ना। तो उनसे खेल रहा है, तो खेलते वक्त बोलता रहता है, देखो मेरी कार ऐसे जा रही है, देखो मेरा घोड़ा ऐसे चल रहा है, टिक टिक टिक, इस तरह से। तो बच्चा धीरे धीरे बोल रहा है, यानी कि ध्वनि उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको, वो क्या है, भाषा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और जब 5 साल तक का हो जाता है, और फिर बच्चा अगर भाई खेलता है, देखो 5 साल तक का बच्चा भी खेलता रहता है, ठीक है। अगर 5 साल का बच्चा भी कार से ऐसे खेल रहा है जैसे वो छोटा सा बच्चा खेलता था, ठीक है ना। तो पहले वो बच्चा जो है बोल बोल कर खेलता था, चिल्लाते हुए भाषा का यूज़ करता था। लेकिन अब अपने मन में उसने ये जो है विचार उत्पन्न हो गए कि हाँ मुझे गाड़ी इस तरफ घुमानी है, या फिर इस तरफ घुमानी है, या फिर इस तरफ घुमानी है, या इस तरफ घुमानी है, यानी कि मन में ही विचार उत्पन्न हो गए। तो ये क्या है, विचार है। तो भाषा और विचार एक दूसरे के साथ संबंधित है, ठीक है ना। जितनी भाषा इंपॉर्टेंट है, विचार भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, और मैंने एग्जाम्पल भी बताया। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, ये बताना है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों की प्रदर्शन की तुलना करता है। रचनात्मक मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण भी शामिल है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, ये बताना है। तो देखो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन विशिष्ट विषयों की देखो मानदंड देना बच्चे को, ये रॉन्ग हो गया, ऑब्वियसली ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और क्यों करेक्ट होगा मैं समझा रही हूँ। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। मानो क्लास में 30 बच्चे हैं। अब देखो हम क्लास में 30 बच्चे हैं, तो हम टेस्ट भी लेते हैं भैया, हम जो पढ़ाते हैं हम फिर आपका टेस्ट भी लेते हैं। तो अब हम 30 बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब 30 बच्चे टेस्ट देंगे, तो वो जो 30 बच्चे हैं ना, ठीक है भैया, टेस्ट यहाँ पे जो है 100 का है, 100 मार्क्स का है, टेस्ट 100 मार्क्स का है, ओके। और 30 बच्चे यहाँ पे टेस्ट को दे रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, जो रीना है और यहाँ पर जो सीता है और जो यहाँ पर राम है, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हम फॉर एग्जांपल 3 एग्जांपल समझते हैं। भैया अगर हम बात करते हैं रीना के भैया यहाँ पर 80 नंबर आते हैं, और भैया सीता के यहाँ पर जो है 77 नंबर आते हैं, और भैया राम के यहाँ पे 65 नंबर आते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कम आते हैं, किसी के 20 आते हैं, 40 आते हैं, जो है यहाँ पे 50 आते हैं, डिफरेंट आते हैं। बताइए क्या 30 के 30 बच्चों के समान अंक आएंगे? नहीं ना, तो डिफरेंट आएंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो यहीं पर ये क्या होता है, मानक संदर्भित मूल्यांकन कहलाता है। जब अब देखो, अब यहाँ पे टीचर्स बच्चों की तुलना कैसे करेगा। अब टीचर्स बोलेगा क्लास में कि रीना फर्स्ट है, टॉप पर आई है, 80 नंबर रीना के आए हैं, सीता के 77 नंबर आए हैं, टॉप पर हैं, ठीक है। राम के 65 नंबर है, 3rd पोजीशन पे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर्स फिर उन बच्चों को बताएगा कि भैया किसके ज़्यादा नंबर आए, किसके कम नंबर आए। तो इसलिए यहाँ पर अब हम साथियों के बीच में तुलना प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल तुलना तो हो ही रही है। अब आप देखो रीना की और रीटा की और राम की, तीनों की तुलना हो रही है, और इन 30 बच्चों की तुलना होगी यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे रीना लेके आई है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान, प्रतिलेखन, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स है, उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र है, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके हैं। तो देखो दृष्टिबाधित विद्यार्थी, भैया आपकी क्लास में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, तो कक्षा में भागीदारी लेने में क्या चीज़ बाधा डालती है उसको। अब अगर हम बात करें दृष्टिबाधित हम किसे कहते हैं, ऑब्वियसली दृष्टिबाधित हम उसे कहते हैं जो कि आंखों से देख नहीं सकता, ठीक है ना। क्या भैया, जो आंखों से देख नहीं सकता, ठीक है, वो कौन है, दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स होगा, ठीक है, जो कि अपनी आंखों से देख नहीं सकता। अब जब बच्चा अपनी आंखों से देख नहीं सकता, फिर आप उसे कैसे कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे, किस माध्यम से पढ़ाएंगे, तो बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या चीज़ बाधा डालेगी जो नेगेटिव है, नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान, प्रतिलेखन करना। अब देखो टीचर्स जो भी लिखा हुआ है, अगर टीचर्स ने उसे टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उसे, ठीक है ना, सुनने के फॉर्म में यहाँ पर
सुनने के फॉर्म में प्रस्तुत किया हुआ है, तो बच्चा देख नहीं पा रहा है लेकिन सुन तो सकता है कानों से। बिल्कुल, आप बच्चों को सुना करके सिखा रहे हैं या फिर उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र दिखा रहे हैं जो कि ब्रेल लिपि के किसके ब्रेल लिपि की बेसिस होती है। जैसे जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से स्पर्श कर करके तब पढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके। अब देखो, स्पर्श करके हम चीज़ें तब पढ़ते हैं। बिल्कुल, अगर दृष्टि आंखों से हम देख नहीं पाते तो हम स्पर्श करके चीज़ें पढ़ेंगे, क्लियर है। लेकिन क्या चीज़ बाधा डालती है? बाधा डालती है सेकेंड ऑप्शन, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और क्या, नोट्स। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और क्या, नोट्स। यहाँ पे अब देखो, अगर आप बच्चे को पाठ्य पुस्तक दे रहे हैं कि भैया ये है किताब, पढ़ लो, ये नोट से पढ़ लो, तो एक तो वो बच्चा देख नहीं पाता, तो क्या खाक पढ़ पाएगा? नहीं ना। इसलिए ये चीज़ यहाँ पर बाधा डालेगा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, गजब क्वेश्चन है। कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? देखो, कोहलबर्ग, अब बात करें यहाँ पे, कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया है? मात्रात्मक शोध कार्य विधि, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं को समालोचना करना, खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, या फिर प्रायोगिक विधि। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। 3 इन्होंने अपने चरण बताए हैं और इन 3 जो चरण के हैं 6 यहाँ पर इनके उपचरण इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है ना, ऑब्वियसली। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने अपने इसमें जो है जो सिद्धांत दिया है नैतिक विकास सिद्धांत, इसमें किस चीज़ का अध्ययन बताया है, किस चीज़ पे, किस बेस पे इन्होंने अपना अध्ययन एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। सेकंड ऑप्शन राइट क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है इनकी एक स्टोरी है लॉरेंस कोहलबर्ग की हिंज को लेकर। ठीक है ना, हिंज यहाँ पे एक गरीब व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी बीमार होती है, बीमारी काफ़ी गंभीर होती है उसे, और उसकी एक ही मेडिसिन होती है और वो भी बहुत महंगी होती है, उसके पास पैसे नहीं होते। अब चोरी नहीं करेगा तो बीवी मर जाएगी, फिर वो चोरी करता है यहाँ पर दवाई, ठीक है ना, चुराता है, अपनी बीवी को बचाता है। तो अब यहाँ से जो है कोहलबर्ग बच्चों से ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस स्थिति में आप क्या करेंगे, बताओ। क्योंकि चोरी करना गलत बात है, चोरी करोगे तो दंड होगी, सजा होगी, और नहीं करोगे तो बीवी मर जाएगी। ठीक है, अब ये उलझन वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने रख दी हिंज की कहानी सुनाकर कि भैया इस तरह से आप कैसे कर सकते हो, बताओ। आप दवाई चुराओगे या फिर दवाई नहीं चुराओगे? नहीं चुराओगे तो बीवी गई, और चुराओगे तो आप जेल गए। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। ठीक है ना, नेक्स्ट है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। खोज आधारित, अर्थहीन, यत्रवंत या फिर ग्रहणशील। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर क्या लेके जाता है? देखो, अर्थहीन का मतलब होता है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप उसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं, गलत हुआ। यत्वंत्र का मतलब होता है रट्टा क्वेश्चन करना, बार बार उसे रटना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को। ठीक है, ग्रहणशील नो, सबसे बेस्ट होगा खोज आधारित। बिल्कुल, खोज, खुद एक्टिविटीज करो खुद यहाँ पर। ठीक है ना, इससे बेस्ट ऑप्शन हमारा कोई सा हो ही नहीं सकता। अगर आपको रचनावादी शिक्षण शास्त्र यहाँ पे चाहिए, बेहतर, बढ़िया, ठीक है ना, अच्छा एजुकेशन चाहिए, उसके लिए खोज पर डिपेंडेंट होइए, स्वयं खोजबीन कीजिए। मानो यहाँ पे जो है कुछ भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि सर बताओ बारिश क्यों होती है, कैसे होती है, क्या रीजंस होता है, ठीक है ना, और सूरज पूर्व से क्यों निकलता है, पश्चिम से क्यों नहीं निकलता। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, यानी कि खोज आधारित डिफरेंट इसके आंसर्स होंगे। नेक्स्ट है, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। देखो, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, किस तरह से? डिसलेक्सिया कैन बी जो है थॉट टू रीड। यहाँ पे डिसलेक्सिया व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, लंबे और जटिल गद्यांश देकर, अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से।
तो पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना कैसे सिखाया जा सकता है। देखो पठन वैकल्य हम कहते हैं जो क्या होते हैं, डिसलेक्सिया होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, डिसलेक्सिया आप सभी जानते हैं किसे कहते हैं। देखो जो पठन विकार होता है यह आम है, ये किसी भी बंदे में हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि भैया यहाँ पर अगर आपको पठन वैकल्य है तो आप इंटेलिजेंट नहीं, कुछ ऐसा होता है कि प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं लेकिन फिर भी पढ़ने में त्रुटि कर देते हैं। ओके, मानो कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्या है, कमल, और बच्चे कमल को क्या पढ़ रहे हैं, कलम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कलम पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना। लिखा हुआ है यहाँ पर जो है वाज, वाज को बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, सा पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ यहाँ पे सा है, इसे बच्चे वाज पढ़ रहे हैं, यानी कि उसका अपोजिट बताना है। ठीक है, अपोजिट पढ़ रहे हैं उसका, जो लिखा हुआ है उसे नहीं पढ़ रहे हैं, उसका उल्टा पढ़ रहे हैं। जैसे कि कमल का कलम पढ़ रहे हैं, वाज का सा पढ़ रहे हैं, सा का वाज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम किस तरह से, अगर पठन वैकल्य डिसलेक्सिया बच्चों को है तो हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो फिर अब हम व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाएंगे। अगर हम सिखाएंगे कमल, कमल की ये कमल होता है, कलम नहीं होता है, तो अब हम बच्चे को सिखाएंगे, पहले हम कै की ध्वनि सिखाएंगे। पहले हम कै वर्ण की ध्वनि सिखाएंगे। ये कै है, ये क्या है, मैं है, और ये क्या है, ले। यानी कि हम इस शब्द की एक एक वर्ण ध्वनि से बच्चे को हम सिखाएंगे। ठीक है ना, तब बच्चा बेस्ट सीखेगा। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, देखो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है। जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने यहाँ पर कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्था। पहली संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी यहाँ पे जो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 4 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जीन पियाजे ने बताए हुए हैं। तो व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। अवधारणाओं को जटिल से सरल क्रम में सिखाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। तो जीन पियाजे क्या निर्णय दे सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं। अभी आप देखो, आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हो, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, नॉर्मल सी थोड़ा यहाँ पे मैंने आपको गिनती पढ़ा दी 1 से 100 तक, या फिर मैंने ऐसे नार हल्के फुल्के पढ़ा दिए आपको, ABCD पढ़ा दिया to Z तक। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे से सम्स बता दिए बिल्कुल यहाँ पे कि बताओ 1 और 2 इसको प्लस करो, ये क्या होगा। बस फर्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम नॉर्मली इतना ही बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्लास में आपको सिखाऊं, अगर मैं भैया फर्स्ट क्लास में आपको सिखाऊं कि बताना है 25,069, रुको देखो 25,069 को 5 से डिवाइड कीजिए। ठीक है ना, और आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, तो बताइए क्या आप इस सम्स को कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब किसकी बुद्धि भ्रष्ट है, अब टीचर की बुद्धि भ्रष्ट है। टीचर को इतना पता होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप उसे क्या पढ़ाएंगे। ठीक है ना, फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसे सिंपल यहाँ पे सम्स कराओ, साधारण तरीके से पढ़ाइए। ठीक है, जब बच्चा 5 क्लास में आ जाएगा तब पढ़ा सकते हैं आप इसे इस तरह के सम्स। तो यहाँ पे कहने का मीन्स है पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु और समूह और चरण को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाना चाहिए। सो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बेस्ट होगा, जो कि राइट है। ओके, नेक्स्ट, आप एक टीचर हैं जो अपने छात्रों को प्रसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। छात्रों को उनके, 1 मिनट पेन टपक गया भैया, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए जो है सारांशित नोट्स प्रदान करना। गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। तो आप एक टीचर हैं, आप क्या है, एक टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट्स को
परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में हेल्प करना चाहते हैं। तो आप किस तरह की रणनीति, किस तरह का चिंतन अपनाएंगे जिससे बच्चे बेहतरीन तरीके से सीखें। ठीक है, छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देंगे। सबसे बेस्ट होगा छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए आप खुद से प्रोत्साहित कीजिए। आप कहिए बच्चों को कि जिस माध्यम से, जिस रुचि से, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं आप वही फॉर्मूला अपना अपनाइए। अब ये नहीं कि टीचर्स कह रहे हैं कि ऐसे पढ़ो, ऐसे बैठकर पढ़ो, ऐसे बोल के पढ़ो, ऐसे पढ़ो, मन में पढ़ो, ऐसे पढ़ो। नहीं भैया, आप उस तरह से पढ़ो जैसे आपका मन करता है। मानो यहाँ पे राम है, यहाँ पे सीता है और यहाँ पर गीता है। ठीक है भैया, जो राम है यहाँ पे बोल बोल कर पढ़ता है, सीता यहाँ पर बिल्कुल चुपचाप पढ़ती है, मौन भाषा से। ठीक है ना, चुपचाप पढ़ती है। और गीता बोल कर भी पढ़ती है और चुपचाप भी पढ़ती है, इसमें दोनों ही क्वालिटी है। ठीक है ना, तो यही तो कह रहे हैं कि आप जैसे स्वयं सीखना चाहते हैं, जैसे स्वयं आपकी सीखने की, सोचने की प्रक्रिया है, आप उसे ही यहाँ पर जो है फॉलो करें। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संलीनता के संदर्भ में सही है। अब हम संलीनता के बारे में समझते हैं। देखो संलीनता क्या है, एक विकार है, ये एक बीमारी नहीं है। संलीनता बीमारी नहीं है, ये एक विकार है जो कि किसी में भी हो सकता है। ठीक है, और जो संलीनता विकार से जूझ रहे बच्चे होते हैं वो ये होते हैं कि ये बच्चा अकेला रहना पसंद करता है। ओके, और अगर बैठा है तो बैठा ही है पूरे दिन, और अगर घूम रहा है तो खड़ा ही है पूरे दिन। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। और मानो कि इसके पास एक खिलौना है, छोटी सी कार। ठीक है ना, तो सुबह से लेकर और शाम तक, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक इस बच्चे ने इस कार से ही खेल रहा है। एक ही जगह बैठा हुआ बस इस कार से ही खेल रहा है, देखो शाम तक। तो ये होते हैं संलीनता विकार वाले बच्चे। संलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। संलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। संलीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। संलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार भी आता है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सो बेस्ट स्टॉप। ठीक है ना, संलीनता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल क्या ये वातावरण कारकों के कारण होता है, संलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ उसमें सुधार आता है। बताइए तो बेस्ट ऑप्शंस क्या होगा? ठीक है ना, ग्रेट क्वेश्चन से मस्त यहाँ पे। और इस क्वेश्चन में मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई भैया इसका आंसर क्या है, इसलिए मैं गलत नहीं बताऊंगी। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, कराऊंगी। क्योंकि मैं इसका आंसर माइंड से भूल चुकी भी, इसका आंसर क्या था दिमाग से निकल चुका है। सारे ऑप्शन से मुझे उलट पलट लग रहे हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है? भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मकता प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो पियाजे, यहाँ पर जीन पियाजे जी है, यहाँ पे वाइगोत्स्की साहब है। ठीक है, दोनों के सिद्धांत में क्या समानता है? क्या बात है, ग्रेट, मस्त, बेस्ट, टॉप। देखो जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे ये कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है कि बच्चा सबसे पहले, बच्चे के मन में विचार उत्पन्न होते हैं। पहले बच्चा सोचेगा और फिर भाषा का यूज़ करेगा, बोलेगा। लेकिन यहीं पर हमारे वाइगोत्स्की साहब जी ये कहते हैं नहीं, पहले बच्चा भाषा बोलेगा, फिर बाद में बच्चे के अंदर विचार उत्पन्न होंगे। दोनों अपोजिट है भैया, दोनों क्या है? अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। ये सिद्धांत यहाँ पर रहता है जीन पियाजे का, ये सिद्धांत रहता है वाइगोत्स्की का। तो यहाँ पर भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में इनके अपने अपने चिंतन यहाँ पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ग्रेट क्वेश्चन है। यहाँ पर शिक्षकों को शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण है शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए।
तो अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखो अभिकथन कहता है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार। बिल्कुल सही बात है। एक क्लास में 30 बच्चे हैं। अब ये 30 बच्चे जो आए हुए हैं अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, अलग अलग इनका धर्म है, अलग अलग दिखने में भी अलग अलग है, सोचने की क्षमता अलग है, इनकी भाषा इनकी अलग है, क्षेत्रीय भाषा सारी चीज़ें, इनके पेरेंट्स भी अलग है, ठीक है ना, और बोल भाषा सारी चीज़ें इनकी डिफरेंट है, पालन पोषण सब कुछ इनका अलग है। और देखो ये क्लास में ही है आपके, ठीक है, मानो सेकंड क्लास में है ये सारे 30 के 30 बच्चे, तो इन्हें ये अलग अलग इनमें जो है क्वालिटी अलग अलग पर्सनैलिटी है सब बच्चों की। तो भैया आपको सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, सही बात है। तो ऑप्शन राइट है। कह रहे हैं कि टीचर्स को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। टीचर्स कह रहे हैं कि जो वंचित पृष्ठभूमि से, जो विविध पृष्ठभूमि से बच्चे आए हुए हैं, डिफरेंट अलग अलग पर्यावरण से जो बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, आप उन बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, और अगर पढ़ाएंगे उनके साथ बातचीत करेंगे या फिर विचार विमर्श करेंगे, समूह कार्य देंगे, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, गलत होगा। आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये तो गलत होगा, बचना नहीं चाहिए बल्कि सहयोग से, ठीक है ना, सहयोग देना चाहिए तो वो बेस्ट होता, इसलिए कारण गलत हो गया। ओके, सो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। सो 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, मस्त। यहाँ पे कोई डाउट्स है सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। और फटाफट अगर आपको PDF चाहिए, फटाफट यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप है और जो है टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। अगर लिंक नहीं भी प्रोवाइड हो पाता है, नहीं मिल पाता आपको, तो 7505890761 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है ना। वहाँ से आप निरंतर बिल्कुल फ्री में PDF को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।